नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एआईएस के बारे में, एनुअली इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पे कि आपको एनुअली सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टेटमेंट मिलती है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो जब कभी भी आप अपनी आईटीआर रिटर्न को फाइल करते हैं तो आईटीआर रिटर्न फाइल करने से पहले ऑलवेज आपको अपनी एआईएस रिपोर्ट को डाउनलोड करके और चेक कर लेना चाहिए, उसमें रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन शो हो रही है, तो आपको अपने आईटीआर में किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है और उसी इंफॉर्मेशन को आपको सिस्टमेटिकली अपने रिटर्न में शो करना होता है। तो देखिए, जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने से पहले एआईएस की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। एक प्रॉब्लम होती है एआईएस रिपोर्ट में, कुछ ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे डुप्लीकेट शो होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए कि आपका हाउस प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो एआईएस की रिपोर्ट में आपका जो हाउस प्रॉपर्टी का मान लीजिए कि 1 लाख रुपीज़ का इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी के कॉलम में भी 1 लाख रुपीज़ शो होगा और आपके अदर इनकम में, यानी कि जो इनकम है वहाँ पे भी 1 लाख रुपीज़ शो होगा। तो 2 ट्रांजैक्शन आपको वहाँ पे शो होंगी। तो आपको अपने आईटीआर के रिटर्न में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही लेना है। तो कुछ इस तरीके का ट्रांजैक्शन जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए अपने एआईएस रिपोर्ट को चेक करते जाइए, और जो डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन होंगे उसको आपको अगर 2 बार है तो 1 बार ही लेना है। तो एआईएस का जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कौन कौन से हैं, 1 टू 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपका सेविंग अकाउंट में आपने कैश विड्रॉ किया है मोर देन 10 लाख रुपीज़, तो वो भी रिपोर्ट्स एआईएस में आपकी रिपोर्ट की जाती है बैंक के थ्रू। तो एआईएस रिपोर्ट जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें अगर आपने 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉ किया है तो वो आपको एआईएस की रिपोर्ट में शो होगा। अगर आपका करेंट अकाउंट है और करेंट अकाउंट में पूरे साल में आपने मोर देन 50 लाख रुपीज़ का कैश विड्रॉ किया है तो वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगा। डिमांड ड्राफ्ट अगर आपने कैश में बाय किया है, 10 लाख से ज़्यादा का किया है, तो वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगा। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आपने 1 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा की कैश में की है तो वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होगा। जब आप क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट कैश में करते हैं 1 लाख रुपीज़ या फिर मोर देन 1 लाख रुपीज़ से, तो वहाँ आपको जस्टिफाई करना होता है गवर्नमेंट को। मान लीजिए कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 लाख रुपीज़ बाय कैश किया है और आपने अपने आईटीआर में कम शो किया है अपनी इनकम को, तो वहाँ पे आपको जस्टिफाई करना होगा कि जो 1 लाख रुपीज़ आपने कैश में दिया है तो आपके जो खर्चे हैं वो आपके इनकम से ज़्यादा क्यों है, तो आपको जस्टिफाई करना होगा। बॉन्ड या फिर डिबेंचर आपने 10 लाख से ज़्यादा का किया है तो वो भी आपके एआईएस में शो होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है मोर देन 10 लाख रुपीज़ तो वो भी आपके एआईएस में शो होता है। आपने शेयर्स सेल एंड परचेस किए हैं मोर देन 10 लाख रुपीज़ तो वो भी आपके एआईएस में शो होता है। प्रॉपर्टी अगर आपने सेल या फिर परचेस किया है मोर देन 30 लाख तो वो भी आपके एआईएस में शो होता है। प्रॉपर्टी परचेस पे तो कोई टैक्स नहीं लगता है, बट प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ पे आपका कैपिटल गेन होता है। तो आईटीआर में आपको शो करना होता है, कैपिटल गेन में आपको शो करना होता है कि क्या आपने कैपिटल गेन किया है, उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको उस पर टैक्स पे करना होता है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो भी आपके एआईएस में शो होता है। और आपने मोर देन 2 लाख रुपीज़ से सेल किया है पर डे तो वो भी आपके एआईएस में शो होता है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि वर्किंग करते हैं किसी ऐसे कंपनी में जहाँ पे कि आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो भी टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो भी आपके एआईएस में शो होता है। डिविडेंड के थ्रू अगर कोई आपकी इनकम होती है तो वो भी एआईएस में शो होती है। अगर आपने शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी आपके एआईएस में शो होती है। करेंट एंड सेविंग अकाउंट में आपने कोई एफडी कराई है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप रिसीव करते हैं उसका टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है तो वो भी आपके एआईएस में रिपोर्ट होता है। जो टीडीएस आपका डिडक्ट होता है, मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस सेल करते हैं तो वहाँ पे कमीशन पे के बेसिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। प्लांट एंड मशीनरी का जो टीडीएस होता है वो डिडक्ट होता है। सैलरी पे टीडीएस जो होता है वो डिडक्ट होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एआईएस में रिपोर्ट की जाती हैं, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। तो अगर आपने व्हीकल सेल एंड परचेस करते हैं तो उसके भी रिपोर्ट्स आपको एआईएस में मिलती है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको वहाँ पे एआईएस में मिल जाते हैं। तो जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो उससे पहले आपको रिकन्सिलेशन कर लेना है
अपने AIS के रिपोर्ट को। जब आप अपने AIS के रिपोर्ट को रिकन्सिलेशन करते हैं तो 95% डेटा आपको वहाँ से मिल जाता है। रिकन्सिलेशन करने के बाद आप इजीली अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी इनकम हो रही है और हाउस प्रॉपर्टी ही पर्टिकुलर आपका बिजनेस है, तो PGBP में आपको वो अपनी इनकम को शो करना होता है, पर्टिकुलरली अगर आपका वो पर्टिकुलरली बिजनेस है। मान लीजिए अगर आप लॉटरी सेल करते हैं और ये आपका बिजनेस है, तो इसको भी आपको PGBP में शो करना होता है। सेल एंड परचेज शेयर्स करते हैं, यानी कि आप ब्रोकर हैं और डिस्काउंट ब्रोकर हैं, तो उसका भी आपको PGBP में शो करना होता है। पर्टिकुलरली ये जो इनकम होते हैं, ये आपका पर्टिकुलर बिजनेस है, तो आपको PGBP में इस इनकम को शो करना होता है। अगर आपका इनकम सोर्स है, अदर इनकम सोर्स है, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, तो आप अदर इनकम सोर्स में शो कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली बिजनेस है तो PGBP में आपको अपने इनकम को शो करना होता है। पहले आपको रिकन्सिलेशन कर लेना है। जो AIS रिपोर्ट है उसमें कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो डुप्लीकेट दिखाती है, यानी कि डबल दिखाती हैं, तो आपको रिकन्सिलेशन कर लेना है ITR को रिटर्न को फाइल करने से पहले। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।